नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम है ना ऑलवेज विथ यू में। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग 2, ठीक है। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं कल, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा भाग, स्वतंत्रता की यात्रा, जिसे नाम दिया गया है हमने। और इसमें देखेंगे हम 1885 से लेकर 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन्हें क्रमवार तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ, ठीक है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना बम्बई में 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा कर दी जाती है, जिसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब प्रथम अधिवेशन हुआ था जो इसका, उसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल रहेगा, ठीक है, 1905 तक का, उसमें उदारवादियों का बहुत प्रबल विचारधारा, ठीक है, उन्हीं के विचारधाराओं के आधार पर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस संचालित होगी, ठीक है। तो इसे क्या कह दिया गया कि ये उदारवादियों का युग है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके जो प्रमुख अधिवेशन हैं उनको, जो भाग 1 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, जो कि वीडियो नंबर 17 है, उसमें वर्णित किया गया है, तो आप वहाँ से एक बार इन्हें देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 1905, ठीक है। बंगाल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। सांप्रदायिक रूप से हिंदू मुसलमानों को बांट दिया गया प्रथम बार बंगाल विभाजन के तहत। पश्चिम और पूर्व बंगाल इनमें विभाजित हो गया। अंग्रेजों का कहना था कि जो बंगाल प्रांत है वो बहुत बड़ा प्रांत है और इसका प्रशासनिक दृष्टि से इसका सही तरीके से हम संचालन नहीं कर पा रहे हैं, इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए। तो इस प्रकार उनका कहना तो ऐसे था, लेकिन उन्होंने कैसे बांटा कि हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने के लिए ये नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो नीति, वो वाला सिस्टम रहा। फिर बंगाल विभाजन, देखिए बंगाल विभाजन के समय, इस समय पर बंगाल का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था लीथ फ्रीजर। जो भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जो कि 1889 से 1905 तक रहा। और जो गृह सचिव था इस समय वो था रिजले। और जो बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, ठीक है, घोषणा की लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को, और जो बंगाल विभाजन लागू किया वो किया 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई, ठीक है, उसके विरोध में, देखिए उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है, कोलकाता के टाउन हॉल से। नेक्स्ट 16 अक्टूबर 1905 को ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो चुका था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की वायसराय की उपस्थिति में। फिर देखिए इस दिन क्या किया लोगों ने, इसे शोक दिवस के रूप में, ठीक है, 2 भाग बट गए, ठीक है, एक ही प्रांत के, तो ये लोगों के लिए शोक का दिवस था, तो इस दिन शोक दिवस मनाया गया। फिर देखिए शोक में डूबा हुआ था, लेकिन फिर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि नहीं, हम इस तरीके से टूटेंगे नहीं, और हम क्या है इस दिन राखी दिवस मनाएंगे, ठीक है, एक दूसरे को राखी बांधेंगे और भाईचारे का संदेश देंगे। मित्रता दिवस, मैत्री दिवस मनाएंगे, ठीक है, हम टूटे नहीं हैं, हम एक ही हैं, हम अलग नहीं हुए। तो इस प्रकार के जो मैत्री दिवस है, मित्रता दिवस, उस दिन मनाया गया। और जन एकता दिवस भी, ठीक है, जन एकता दिवस भी रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ये इनके तहत, इनके कहे अनुसार ये जन एकता दिवस मनाया गया, ठीक है। फिर देखिए 1906 में अरुणडेल की समिति का गठन किया गया, ठीक है। और इस समिति का जो गठन करने का रीज़न था वो क्या था कि बंगाल विभाजन जो है उसके विरुद्ध इसने आवाज़ उठाई और कहा कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाना चाहिए। और 1906 में ही राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, किसने गठन किया? गुरुदास बनर्जी ने, ठीक है। अन्य तथ्य देखने से पहले 1906 में ही देखिए एक और घटना हुई, क्या कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ठीक है, सांप्रदायिक रूप से लोगों को हिंदू मुसलमानों के रूप में बांट दिया। और इसी के परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिला? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, ठीक है। कौन करता है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुख्यालय इसका लखनऊ बनाया गया और फर्स्ट अधिवेशन 1907 में कराची, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पर हुआ। इसी मुस्लिम लीग के गठन के कारण जो प्रभाव हमें देखने को मिला आगे, वो मिला भारत विभाजन, ठीक है, भारत और पाकिस्तान बनने में ये मुस्लिम लीग का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। फिर बात करते हैं हम
अन्य तथ्यों के बारे में देखिए, स्वदेशी जो आंदोलन है, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार जो है वो कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका, संजीवनी नाम की एक पत्रिका थी कृष्ण कुमार मित्र की, उसमें ये स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार रखा गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को क्या कह के पुकारा, वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है, और जो रविंद्रनाथ टैगोर है स्वदेशी आंदोलन के दौरान आमार सोनार की रचना की, ठीक है, बांग्ला लैंग्वेज में, और यही आगे जाके बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। ठीक है, 1907 पर आते हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, सूरत में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। उस अधिवेशन में क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल, सूरत अधिवेशन हुआ 1907 में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। उसमें कांग्रेस, ठीक है, विभिन्न विचारधाराओं के कारण नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया। फिर बात करते हैं हम 1908 की। 1908 में हमें मुजफ्फरनगर षड्यंत्र देखने को मिला। ठीक है, दूसरा अलीपुर षड्यंत्र देखने को मिला। तीसरा मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मांग कर रहे हैं अलग, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए, इस प्रकार की। फिर बात करते हैं हम, देखिए 1909 में, 1908 में मांग की, 1909 में प्रथम बार सांप्रदायिक निर्वाचन इन्हें मुसलमानों को प्रदान कर दिया गया। ठीक है, मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। ठीक है, सांप्रदायिक रूप से अंग्रेज बांटते जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, 1910 में हावड़ा षड्यंत्र हुआ। ठीक है, एक पुलिस उपनिरीक्षक की हत्या कर दी जाती है कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाहर। 1911 में जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग, उस समय भारत का वायसराय था, उसने, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम कहते हैं कि बंगाल विभाजन को हमने रद्द कर दिया है और अब जो राजधानी होगी वो कलकत्ता नहीं, अब दिल्ली होगी। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा करते हैं। देखिए, घोषणा कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। 1911 में जो दिल्ली राजधानी बनती है, दिल्ली स्थानांतरित होती है, वो होती है 1912 में। ठीक है, ये आप फैक्ट ध्यान में रखिएगा। 1912 में दिल्ली षड्यंत्र केस, ठीक है, होर्डिंग बम कांड, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव पर बम फेंक दिया जाता है। इस प्रकार का दिल्ली षड्यंत्र केस हमें देखने को मिलता है। फिर इसमें शामिल जो सदस्य थे उनको फांसी हो जाती है, लेकिन उनमें एक रास बिहारी बोस होते हैं, वो कैसे तैसे बच निकलते हैं और जापान में जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन कर देते हैं। ठीक है, 1913 पर आते हैं। 1913 में गदर पार्टी का गठन किया गया। ठीक है, लाला हरदयाल द्वारा। ठीक है, जो क्या थे, इस पार्टी के सचिव थे। जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया, जो अध्यक्ष बनाया गया वो था सोहन सिंह। ठीक है, गदर पार्टी में लाला हरदयाल सचिव थे और जो अध्यक्ष था वो था सोहन सिंह। ठीक है, वो थे सोहन सिंह। इन दोनों के अध्यक्षता में और सचिव पद के रूप में ये गदर पार्टी का गठन हुआ और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये गदर पार्टी का गठन हुआ। फिर 1914 में कामाकाटा कांड होता है और तोसामारू कांड, जिसे सिंगापुर क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। ये दोनों कांड हमें 1914 में देखने को मिलेंगे। देखिए, कामाकाटा मारू कांड में क्या हुआ था। कामाकाटा मारू एक जहाज का नाम है। ये गुरु दत्त सिंह ने खरीदा था हांगकांग से। ठीक है, और होता क्या है कि जो कनाडा होता है, ठीक है, कनाडा में एक नियम होता है कि जो व्यक्ति सीधा भारत से आया है उसे ही कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा। इस नियम का उल्लंघन करके 30 से 35 व्यक्तियों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति मिल जाती है। ठीक है, इस बात को सुनकर कि कहीं से भी आओ, आप कनाडा में प्रवेश मिल रहा है आपको, तो इस बात को सुनकर गुरु दत्त सिंह अपने 300 से अधिक कुछ साथियों को लेकर हांगकांग से कनाडा की तरफ रवाना हो जाता है। ठीक है, हांगकांग से कनाडा की तरफ रवाना हो जाता है। फिर ये कनाडा पहुंचता है तो कनाडा सरकार इसे कनाडा के वहीं समुद्री तट पर ही रोक देते हैं, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इससे जो
व्यक्ति थे जहाज़ में सवार, उनमें रोष व्याप्त हो जाता है और जो जहाज़ है वो कनाडा से कलकत्ता की तरफ रुख कर लेता है। और जब एक जहाज़ कलकत्ता पर पहुंचता है तो वहाँ पर क्रुद्ध जो जनता थी, यात्री थे, वो ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध कार्रवाई विद्रोह कर देते हैं। ठीक है, विद्रोह कर देते हैं और उन दोनों में झड़प हो जाती है। तो इसे ही कामागाटा मारूकांड के रूप में जाना जाता है। काफ़ी सारी यात्रियों को बंदी बना लिया जाता है। कुछ 18-20 के करीब इसमें मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कामागाटा मारूकांड हो गया। फिर बात करते हैं हम तोशा मारूकांड की। ये भी एक जहाज़ होता है, ठीक है, जो कि भारतीय सैनिक इस पर सवार होते थे। इन भारतीय सैनिकों को एक परमानंद नाम का यात्री ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भड़का देता है और ये है जो विद्रोह कर देते हैं, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो इसे ही सिंगापुर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार ये दोनों कांड हुए 1914 में। फिर बात करते हैं 1915 की। भारत में प्रथम बार अंतरिम सरकार की स्थापना हो जाएगी। देखिए 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1914 से 1918 युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन है वो विश्व युद्ध में विजयी रहता है। उसी दौरान जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है वो काबुल में भारत को क्या है वो अपने प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर लेता है और वहाँ पर अंतरिम सरकार की स्थापना कर लेता है और खुद राष्ट्रपति और बरकतुल्लाह को प्रधानमंत्री बना देता है। और इस प्रकार की ब्रिटिश सरकार तो वहाँ बिजी है और हम धीरे धीरे पूरे भारत को स्वतंत्र करा लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये अंतरिम सरकार की जो प्रथम बार स्थापना होती है वो होती है 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा काबुल में। इस अंतरिम सरकार को रूस और जर्मनी, ठीक है, इन दोनों ने मान्यता प्रदान की थी और 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है। ठीक है, अब गांधी जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं। 1915 गांधी जी का भारत आगमन, इसे गांधी युग के रूप में जाना गया। 1917 से लेकर 1947 का जो काल रहा उसे गांधी युग के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि 1917 से 1947 तक गांधी जी विभिन्न आंदोलन सत्याग्रह करके और ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचाएंगे, तो कुल रूप से ये गांधी युग के रूप में जाना गया। ठीक है, 1915 भारत आए। आने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में महत्वपूर्ण कार्य करके आए। 1893 में देखिए ये साउथ अफ्रीका गए भारत से। क्यों? क्योंकि एक व्यापारी ने इन्हें अपना केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका बुलाया था। 1894 में नटाल कांग्रेस की ये स्थापना कर देते हैं और उस नटाल कांग्रेस द्वारा एक इंडियन ओपिनियन नाम का न्यूज़पेपर निकाला जाता है। ठीक है, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी जाती है जो कि इनके द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम होता है। फरवरी 2000 में इसे पुनः खोल दिया गया है। 1906 में प्रथम बार सत्याग्रह कर देते हैं साउथ अफ्रीका में और 1908 में ये इसके तहत प्रथम बार जेल भी जाते हैं। 1909 में लंदन से साउथ अफ्रीका जाते समय जहाज में ये हिंद स्वराज नामक रचना करते हैं। ठीक है, बुक की रचना करते हैं, हिंद स्वराज नाम की बुक की। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए ये टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। 1914 में देखिए ये सत्याग्रह और इनके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान पहुंचा और 1914 में इसका परिणाम क्या देखने को मिला हमें कि साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव करने वाले जो समस्त कानून होते हैं जिनके विरुद्ध गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी, वो सारे कानून ब्रिटिश सरकार समाप्त कर देती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 1915 में भारत आगमन होता है इनका प्रथम विश्व युद्ध की घटना के दौरान। देखिए गांधी जी की जो प्रमुख उपाधियाँ होती है वो केसरी हिंद, जो कि ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद दी थी। देखिए गांधी जी का मानना था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन की मदद करता है तो ब्रिटेन उन्हें स्वतंत्र कर देगा या फिर उन्हें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देगा। इस प्रकार की सोच के कारण ही गांधी जी भारतीय नौजवानों को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करवाते हैं। इसीलिए उस समय गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सर्जेंट इस नाम की उपाधि से भी जाना गया। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इन्हें इस कार्य के लिए केसरी हिंद की उपाधि दी। राष्ट्रपिता की बात करें तो राष्ट्रपिता की देखिए 1944 में, ठीक है, 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने, जो आज़ाद हिंद फौज थी सुभाष चंद्र बोस की, उसने जो
द्वीप है, ठीक है, कौन कौन से द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप है उन पर अपनी स्वतंत्र सरकार का स्थापना कर देते हैं, अंतरिम सरकार की ये, और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सीधा सीधा युद्ध छेड़ देते हैं। और रेडियो पर, ठीक है, आज़ाद हिंद रेडियो पर सबसे पहले राष्ट्रपिता, ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से ये संबोधित करते हैं गांधी जी को कि आप, अब हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जा रहे हैं और आप हमें राष्ट्रपिता, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार का वाक्य कुछ होता है सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी के लिए। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कहा था। फिर बात करते हैं महात्मा की। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें दी चंपारण सत्याग्रह, जो कि इनका भारत में प्रथम सत्याग्रह होता है। इसकी सफलता के बाद इन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई। तो इस प्रकार से गांधी जी के बारे में थोड़ी सी डिटेल हमने देख ली है। वापस से आते हैं, ठीक है, 1915 हम देख चुके थे, वापस से आते हैं 1916 पर, ठीक है। देखिए 1916 लखनऊ अधिवेशन, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम पंथ और गरम पंथ के रूप में, उनका एकीकरण हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 1916 में, ठीक है। 28 अप्रैल 1916 को तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। ये होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा भी की जाती है। देखिए दो जगह होम रूल लीग की स्थापना हो रही है, एक जगह दक्षिण में एनी बेसेंट संभालेगी और जो पंजाब वाला पार्ट है, ठीक है, वो तिलक के अंडर रहा। तो इस प्रकार से जो होम रूल लीग है वो स्थापना होती है 1916 में 28 अप्रैल। बेगलगांव पूना में इसकी स्थापना होती है। फिर बात करें हम 1916 में लखनऊ समझौता होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, एमएल के मध्य होता है। ये दोनों एक हो जाती है और एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये आंदोलन करने लग जाते हैं, ठीक है। लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौते के रूप में इसे जाना जाता है, 1916 में हुआ। फिर बात करते हैं 1917 में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसमें एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया बाल गंगाधर तिलक की सिफारिश पर, ठीक है। और ये जो एनी बेसेंट है वो क्या होती है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होती है। प्रश्न वन लाइनर फैक्ट है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है वो सरोजनी नायडू, उनको भी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इस प्रकार 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट अध्यक्षता के रूप में चुनी जाती है। 1917 में हमें चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है। चंपारण सत्याग्रह, देखिए चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ, 1917 चंपारण सत्याग्रह, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, गांधी जी पढ़ चुके हैं हम, ऊपर अब आते हैं हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में 1917, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस बारे में था कि देखिए एक बिहार के चंपारण में एक 3 काठिया प्रथा थी लागू, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो ये मान लीजिए भूमि है, ये कुल भाग 20 है, तो इसकी जो तीसरे भाग है, ठीक है, 20 में से तीसरा जो भाग है उस पर नील की खेती करना किसानों के लिए अनिवार्य था और उस नील को ब्रिटिश सरकार मन चाहे दाम पर खरीदती थी किसानों से, ठीक है। कभी कभी तो इसका मूल्य भी नहीं चुकाया जाता था। तो इस प्रकार की जो ये 3 काठिया प्रथा है उसके विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह करवाया गया। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया कि आप आइए और यहाँ चंपारण में आकर इस 3 काठिया प्रथा को बंद करवाइए। तो गांधी जी आते हैं, चंपारण सत्याग्रह करते हैं और ये भारत में उनका प्रथम सफल सत्याग्रह साबित होता है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में ये अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन करते हैं। ये मजदूरों के बोनस को लेकर ये आंदोलन था, ठीक है। जो प्लेग जो रोग फैला था उस रोग के लिए जो बोनस निर्धारित किया गया
ब्रिटिश सरकार द्वारा वो 20% निर्धारित किया गया और ये बहुत कम था। ठीक है, ये बहुत कम था और इसके विरोध में मज़दूरों ने आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी ब्रिटिश सरकार ने नहीं सुनी और उन्हें कहा कि जो इस बोनस को स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसी के विरोध में गांधी जी द्वारा ये अहमदाबाद का मील मजदूर आंदोलन करवाया गया और जो मजदूर है उनको 20 की जगह 35% बोनस गांधी जी ने दिलवाया। ठीक है, फिर 1918 में एक खेड़ा नामक सत्याग्रह में देखने को मिला। ये खेड़ा सत्याग्रह किस बारे में था कि देखिए, जो किसान है उसके किसी कारण फसल नष्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे बारिश, ओले या फिर कोई भी वजह हो सकती है, उसके कारण अगर फसल नष्ट हो गई तो भी किसानों को उतना ही लगान देना पड़ेगा जितना निर्धारित है। तय लगान देना पड़ेगा, चाहे आपकी फसल पूरी बर्बाद हो जाए, आपको जो तय लगान है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, लगान वसूली से ये रिलेटेड था और किसानों ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। ठीक है, गांधी जी के माध्यम से खेड़ा सत्याग्रह करवाया। विट्ठल भाई पटेल के साथ गांधी जी अहमदाबाद, ठीक है, ये खेड़ा, माफ़ कीजिएगा, खेड़ा में पहुँचे। खेड़ा गुजरात का खेड़ा गांव है ये। इस जगह विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुँचे और इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल और इनके साथ इंदुलाल याग्निक भी गांधी जी के वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी गांधी जी के साथ थे। इस आंदोलन के बाद ही, ठीक है, ये भी सफल आंदोलन रहा। ठीक है, सफल सत्याग्रह रहा। वल्लभ भाई पटेल, इसके बाद ही वल्लभ भाई पटेल है जो राजनीतिक जीवन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वल्लभ भाई पटेल का राजनीतिक जीवन कब प्रारंभ होता है? खेड़ा सत्याग्रह की सफलता के बाद। ठीक है, 1918 के बाद। इस प्रकार से हमने 1918 तक देख ली घटनाएं। फिर बात करते हैं 1919 की। ठीक है, 1919 इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फिर खिलाफत आंदोलन हुआ सितंबर 1919 में। फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया दिसंबर 1919 में। ठीक है, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं रॉलेट एक्ट को। ठीक है, 18 मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के बारे में देखिए थोड़ी सी जानकारी ये है कि इसे काला कानून, क्यों? क्योंकि जो बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियां थी, ठीक है, भारत में जो क्रांतिकारी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, उनका जो विकराल रूप बढ़ता जा रहा था, उनके दमन के लिए सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, ठीक है, 1917 में एक रॉलेट समिति नियुक्त करते हैं और 1919 में ये भारत आती है। और इसके तहत क्या होता है रॉलेट एक्ट के तहत कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना किसी अपराध के भी आप किसी को भी गिरफ्तार करके और जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, और इस रॉलेट एक्ट के तहत बहुत सारे, लगभग सारे ही क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार पकड़कर जेल में डाल देती है। ठीक है, इसीलिए इसे काला कानून, बिना वकील, बिना अपील दलील का कानून कहा गया। इसके विरुद्ध में सत्याग्रह चलाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की और रॉलेट सत्याग्रह भी गांधी जी ने किया। अब देखिए, रॉलेट एक्ट हो गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, सारे क्रांतिकारी तो गिरफ्तार हो चुके थे। अब जो बचे कुछ क्रांतिकारी थे उनमें एक थे डॉक्टर सत्यपाल और एक थे सफुद्दीन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर 9 अप्रैल को एक जुलूस निकाला जिसमें इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, इस गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है, उसमें एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा पर, ठीक है, इस सभा पर जनरल डायर अंधाधुंध गोलियां फायर करवा देता है। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है और इसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद, ठीक है, इस नर संहार के बाद रविंद्रनाथ ने, जो उनके पास नाइटहुड की उपाधि थी, उस उपाधि को ये लौटा देते हैं। प्रश्न बनता है कि किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इस प्रकरण की, इस जो भी पूरा प्रकरण हुआ उसकी जांच हेतु, ठीक है, उसकी जांच हेतु हंटर समिति, ठीक है, हंटर समिति का गठन किया गया जिसमें 8 सदस्य थे। 5 सदस्य तो ब्रिटिश थे और 3 इसमें भारतीय सदस्य थे। ठीक है, इस हंटर समिति ने रिपोर्ट दी। ठीक है, इस रिपोर्ट में
जनरल जो डायर है, ठीक है, जनरल डायर को निर्दोष घोषित कर दिया गया और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया और उन्हें मान की तलवार, स्वार्ड ऑफ ऑनर, ठीक है, स्वार्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई। अब देखिए जो हंटर समिति की रिपोर्ट आई है ना, उसको गांधी जी क्या कहते हैं कि ये पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लीपापोती है, ठीक है। इस प्रकार का वाक्य हंटर समिति की प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में गांधी जी ने कहा था। अब देखिए हंटर समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, लेकिन वो रिपोर्ट गलत थी, ठीक है। इसके विरोध में या फिर इसकी जांच के लिए कांग्रेस एक समिति का गठन करती है। कांग्रेस ने जांच हेतु मदन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात समिति का गठन किया, ठीक है। तहकीकात समिति किसके जांच के लिए बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। फिर बात करते हैं हम, अगला हमारा जो होगा वो है 1919, सितंबर 1919 में खिलाफत आंदोलन। देखिए खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ब्रिटेन और तुर्की में एक युद्ध चलता रहता है, उसमें ब्रिटेन की जीत हो जाती है और ब्रिटेन तुर्की पर अधिकार करके जो वहाँ का खलीफा, ठीक है, धार्मिक प्रमुख होता है, उसके सारे समस्त अधिकार छीन लेता है। इससे जो समस्त मुसलमान जाति है, ठीक है, वो क्रोधित हो जाती है और ठीक है, इससे समस्त मुसलमान जो जाति है वो क्रोधित हो जाती है और जो ब्रिटेन है उसके विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन शुरू कर देती है। इस खिलाफत आंदोलन का जो प्रमुख नेता होता है वो अली बंधु, ठीक है, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली इन दोनों का नाम आता है, वो प्रमुख नेता होते हैं, ठीक है। और देखिए हमने कौन कौन से बंधु पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक हमने पढ़ा सावरकर बंधु, एक हमने पढ़ा चापेकर बंधु और एक हम पढ़ रहे हैं अब अली बंधु, ठीक है। इस प्रकार से हमने बंधु पढ़े। चापेकर बंधु में दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर थे, ठीक है। और सावरकर बंधु में थे विनायक दामोदर, जिन्हें वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं हम, और दूसरे थे गणेश दामोदर। और अब हम आ रहे हैं अली बंधु पर, मोहम्मद अली या शौकत अली, ठीक है। मैच करवा सकता है एग्जाम में सीधा, चापेकर बंधु में कौन कौन थे, सावरकर बंधु में कौन कौन थे, अली बंधु में कौन कौन थे, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अली बंधु किससे जुड़े हुए थे? खिलाफत आंदोलन से। घटना देकर और चापेकर बंधु, ठीक है, सावरकर बंधु अली बंधु देकर, घटना देकर उनको मैच करवा सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है। फिर देखिए खिलाफत आंदोलन का कोई ठोस निर्णय नहीं निकला। इसके बाद गांधी जी ने सुझाव दिया कि अब हमें असहयोग आंदोलन कर देना चाहिए, ठीक है। गांधी जी सुझाव देते हैं कि अब हमें असहयोग आंदोलन कर देना चाहिए। फिर अगला 1919 की जो घटना है वो दिसंबर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पारित होता है, ठीक है। इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो जाता है, पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया जाता है। देखिए पृथक निर्वाचन 1909 में जो मार्लिमेंटो अधिनियम था उसके तहत मुसलमानों के पास ही पृथक निर्वाचन था। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत एंग्लो इंडियन, सिख, भारतीय ईसाई, यूरोपियों को भी अलग से पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया, ठीक है। ये सांप्रदायिक रूप से बांटने का दूसरा प्रयास, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पृथक निर्वाचन इन्हें इतने सारे जो भाग है भारतीयों के, इतने सारी जातियां हैं, उनको प्रदान कर दिया गया। अब देखिए इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की दो विपरीत विचारधाराएं प्रस्तुत की इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। एक इसका समर्थन कर रही थी तो एक इसका विरोध कर रही थी, ठीक है। जो समर्थन कर रही थी उन्होंने इसे क्या कहा कि भारत का ये मैग्ना कार्टा है, ठीक है। और ये इसका समर्थन किसने किया? उदारवादियों ने। और वहीं पर, ठीक है, वहीं पर उग्रवादियों ने इसका, माफ़ कीजिएगा, उदारवादियों ने इसका समर्थन किया और उदारवादियों ने इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा। वहीं पर
उग्रवादियों ने इसका विरोध किया और तिलक ने इसे सूर्य विहीन उषा काल इस प्रकार की संज्ञा दी। ठीक है, इन दो भिन्न विचारधाराओं के कारण वापस से 1919 में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं 1919 के बाद 1920 पर। इसमें असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में हमें देखने को मिलेगा। 1920 में नागपुर अधिवेशन, ठीक है, जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है, उसमें ये निर्णय लिया गया। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और जो केसर ए हिंद, जो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने इन्हें प्रदान की थी, उस उपाधि को इन्होंने वापस लौटा दी। और जो लक्ष्य रखा इस आंदोलन का वो था स्वराज। ठीक है, स्वराज लक्ष्य घोषित कर लिया गया। और इसी आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि अपनी वापस लौटा दी। ठीक है, फिर बात करते हैं 1921। ठीक है, 1921 विजयवाड़ा कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है, तिलक स्वराज कोष की स्थापना कर देते हैं और इसमें बहुत ही कम समय में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तिलक स्वराज कोष की स्थापना कब हुई? 1921 में। 1921 में ही प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आगमन होता है। इसे काले झंडे दिखाए जाते हैं और इसका भरजोर विरोध किया जाता है। ठीक है, और इसी विरोध के तहत काफ़ी सारे विरोधियों को सरकार गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, और देखिए विरोध के बाद 1921 में हो गया। 1922 में एक घटना घटित होती है, चोरा चोरी हत्याकांड। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को एक क्रोधित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। इसी घटना को इतिहास में चोरा चोरी कांड के नाम से जाना गया। और इस उग्रवादी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, और गांधी जी ने इसका कारण बताया कि मैं किसी भी स्थिति में इस आंदोलन को हिंसक रूप नहीं होने दूंगा। ठीक है, हिंसा नहीं होने दूंगा, इस प्रकार का वाक्य गांधी जी ने कहा था और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इन्हीं सबका फ़ायदा उठाकर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और जो विरोध के जो मतलब क्रांति हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, उसका दौर समाप्त हो जाता है, मतलब धीमा पड़ जाता है। फिर धीमे पड़ते दौर के बाद जो विधान परिषद है उनके चुनाव आ जाते हैं। उन चुनावों को देखते हुए 1923 में जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इनके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, मार्च 1923 में। और इसकी स्थापना के बाद विधान परिषदों के चुनाव में ये स्वराज पार्टी के नाम से भाग लेती है और इन्हें काफ़ी भरपूर समर्थन और सफलता मिलती है। ठीक है, फिर 1924 में चित्तरंजन दास और गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है जिसे गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी जी रिहा होने के बाद, ठीक है, गांधी जी के रिहा होने के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास से ये मिलते हैं और वहीं पर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू व गांधी जी के मध्य ये समझौता होता है और इस समझौते को ही गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना गया। और गांधी जी ने इसके लिए क्या कहा कि स्वराज पार्टी कांग्रेस का अभिन्न अंग होगी। ठीक है, इस गांधीदास पैक्ट में समझौते में क्या होता है कि गांधी जी और ये जो स्वराज पार्टी है, गांधी जी की कांग्रेस और स्वराज पार्टी ये दोनों मिलकर काम करेगी। ठीक है, इस प्रकार का समझौता होता है और स्वराज पार्टी कांग्रेस का अभिन्न अंग होगी। इसकी पुष्टि स्वयं गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन में की थी। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, एक बार ही गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव। ठीक है, 1924 में ये हुआ था, 39वां अधिवेशन था। फिर बात करते हैं
1924 की घटना अगली हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन अक्टूबर 1924 में होता है और इसी के जो सदस्य होते हैं वो 1925 में काकोरी कांड, जो कि लखनऊ सहारनपुर जो रेलवे ट्रैक होता है उस पर 8 डाउन ट्रेन इसमें सरकारी खजाना जा रहा होता है, इसको लूट लेते हैं। इसी के तहत क्रांतिकारियों को फांसी होती है, ठीक है, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिरी थे, ठीक है। इनको राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, ठीक है, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में और जो रोशनलाल है, ठीक है, रोशनलाल को इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिरी, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी को गोंडा जेल में फांसी दे दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से ये इन जगहों पर इनको अलग अलग चारों जगह पर इन्हें फांसी दी जाती है। काकोरी कांड के बारे में हम बात कर रहे थे। अगला हम बात करते हैं 1928। देखिए साइमन कमीशन भारत आ गया। ये इसका गठन कब हुआ था? 1927 में, ठीक है। 1927 में ब्रिटेन में इसका गठन होता है, 1928 में ये भारत आता है और इसके प्रदर्शन की मुठभेड़ में, ठीक है, इसका भरपूर विरोध होता है भारत में और इसकी जो विरोध प्रदर्शन के दौरान जो मुठभेड़ होती है ब्रिटिश सरकार की सेना और जो क्रांतिकारी है उनके मध्य, उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू द्वारा ये पेश की जाती है। इसमें भारत को डोमिनियन स्टेट बनाए जाने का इसमें प्रावधान मांगा जाता है ब्रिटिश सरकार से कि आप हमें इस प्रकार की ये कुछ मांगे होती है, प्रावधान होते हैं नेहरू रिपोर्ट में। तो ये नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की जाती है मोतीलाल नेहरू द्वारा। फिर 1928 में ही ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना बोस और जवाहरलाल नेहरू कर देते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करके और जो ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो रहता है इनका पूर्ण स्वराज, ठीक है। पूर्ण स्वराज को ये लक्ष्य बनाते हैं। एक देखिए 1928 में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। ये भी एक प्रमुख घटना है। इसी के, ठीक है, इसी के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इसी के सदस्य लाहौर षड्यंत्र कांड को अंजाम देते हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर ये तीनों मिलकर सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं और इसी के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है लाहौर षड्यंत्र के कारण ही। आगे हम देखेंगे इसको भी। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। इसमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इसी अधिवेशन में कहा जाता है कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है। ये 1929 की घटना है। ये ही वजह है, ठीक है, ये ही वजह है कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था, देखिए हम आज़ाद तो 15 अगस्त को हो गए थे, लेकिन जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो दिसंबर 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको लागू किया था 26 जनवरी को। यही वजह है कि इस डेट को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय 1929 में किया। इसी वजह से 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण डेट थी, इसीलिए इसको संविधान लागू करने की डेट के रूप में चुना गया। अब देखिए 1929 की एक और घटना, देखिए नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिमों के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं था, तो इस रिपोर्ट का विरोध किया किसने? मुस्लिम लीग ने। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने, ठीक है, जिन्ना ने इसके विरोध में, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांग पेश की। 1929 में ये जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग पेश की, ठीक है। इसमें हर जगह मुसलमानों के लिए एक विशेष पार्ट की मांग की गई, ठीक है, विशेष प्रावधान मांगे गए कि चाहे निर्वाचन मंडल हो, चाहे कोई सा भी भाग हो, चाहे विधान मंडल हो, सभी जगह मुस्लिमों अल्पसंख्यकों को
पर्याप्त और प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस प्रकार की ये कुछ 14 सूत्रीय मांग थी। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट के विरोध में पेश की। ठीक है, 1929 ये सब हम देख चुके हैं। अगला हम देखते हैं 1930। ठीक है, इसमें दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च, देखिए अंग्रेज़ों ने एक नमक कानून बना दिया था, उसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी मार्च की। 12 मार्च को ये दांडी मार्च शुरू की। साबरमती, गुजरात के साबरमती से दांडी, ठीक है, समुद्र तट पर पहुंचकर, ये साबरमती से लेकर दांडी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी थी, 241 मील। ठीक है, ये पैदल चलकर तय की और दांडी में समुद्र तट के निकट पहुंचकर नमक बनाकर इस नमक कानून का उल्लंघन, नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ा। जो सुभाष चंद्र बोस है, उन्होंने इस यात्रा को नेपोलियन की पेरिस मार्च और मुसोलिनी, ठीक है, मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की। ठीक है, इस प्रकार की तुलना बोस ने इस दांडी मार्च की। फिर देखिए, ये जो दांडी मार्च है ये संपूर्ण भारत में फैल गया। ठीक है, ये आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया और जो पश्चिम सीमा प्रांत है, ठीक है, पश्चिमी सीमा में जो आंदोलन है वो कौन लीड कर रहे थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के रूप में भी जाना जाता है, वो पश्चिमी भारत में पश्चिमी सीमा में प्रांत में इसका संचालन कर रहे थे। ठीक है, और 1931 में ही देखिए, 1930 में ही गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग ब्रिटिश सरकार के विरोध में 1930 में ही आई थी। फिर 1930 में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, इस आंदोलन में तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे भाग में ये आंदोलन फैला। ठीक है, और इस आंदोलन के दौरान बच्चों और लड़कियों ने भी इसमें भाग लिया। बच्चों ने वानर सेना का गठन किया और जो लड़कियां हैं उन्होंने मांझरी सेना का गठन किया। ठीक है, मांझरी सेना का गठन किया। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, वानर सेना और मांझरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया, तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू किया गया। ठीक है, फिर 1930 में ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन में 12 नवंबर 1930 को ये आयोजित हुआ। सेंट जेम्स पैलेस में ये स्थान था लंदन में, उसमें ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन संपूर्ण हुआ। ठीक है, इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, ये सफल नहीं हो पाया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। ठीक है, 1931 में देखिए, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय थे भारत के। तो 1931 में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो गांधी और इरविन के मध्य होता है। इस समझौते में क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था गांधी जी का, उसको हम समाप्त कर देंगे और कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। कांग्रेस पुलिस अत्याचार की जांच की मांग नहीं करेगी। ठीक है, मांग नहीं करेगी। उन सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए जिनके ऊपर हिंसा का आरोप न हो। ठीक है, नौकरी से त्यागपत्र देने वाले को सरकार वापस लेगी। शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण ढंग से हमको धरना देने दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का ये कुछ शर्तें थी गांधी जी और इरविन के मध्य। इन शर्तों को इरविन ने मान लिया। ठीक है, और इसे गांधी इरविन समझौते के रूप में जाना गया। और गांधी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने दिया जाए, तो गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में भाग लेंगे, जो कि 7 सितंबर को आयोजित हुआ, 7 सितंबर 1931 को। ठीक है,
1931 में एक घटना क्या हुई महत्वपूर्ण, जो लाहौर षड्यंत्र कांड है, ठीक है, उसमें जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, ठीक है, ये दोषी पाए जाने के बाद इनको 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। उसमें गांधी जी ने क्या कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, ठीक है। इस प्रकार का वाक्य कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है जिसमें गांधी जी भाग लेते हैं और इसका भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता, ठीक है। और गांधी जी खाली हाथ भारत लौटते हैं। इसके बाद खाली हाथ लौटने के बाद जो वायसराय है वो चेंज हो जाता है, वेलिंगटन वायसराय बनकर आता है और जो गांधी इरविन के मध्य जो समझौते हुए थे उनको ये रद्द घोषित कर देता है, ठीक है। इन गांधी इरविन समझौते को रद्द करने के बाद इससे नाराज होकर, ठीक है, इस समझौते को रद्द करने से नाराज होकर गांधी जी 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं 4 जनवरी से, ठीक है। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर देती है, ठीक है। और काफ़ी सारे बच्चों और गांधी जी को भी बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। फिर एक सांप्रदायिक पंचाट बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट ये दलितों से संबंधित था, ठीक है। जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियंस, भारतीय ईसाई, यूरोपियन, इनके लिए विभिन्न निर्वाचक मंडल थे, उसी प्रकार से जो भीमराव अंबेडकर है उन्होंने भी दलितों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की, ठीक है। और सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलितों को अलग से निर्वाचक मंडल प्रदान कर दिया गया। इसको ही सांप्रदायिक पंचाट के रूप में जाना गया। इसी के विरोध में, ठीक है, इसी के विरोध में गांधी जी द्वारा जो पूना की यरबदा जेल है उसमें आजीवन आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, ठीक है। गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर देते हैं और फिर बाद में नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजगोपालाचारी, इन सभी के समझाने के बाद दोनों दोनों गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, इन दोनों के मध्य पूना समझौता होता है, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। इसमें कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों को गांधी जी मानकर कि दलितों को भी विधानमंडल में जो सीटें हैं दलितों की वो 18% और बढ़ा दी जाएगी और विभिन्न प्रावधान दलितों के लिए, दलितों का उत्थान करने के लिए विभिन्न प्रावधान लिए गए। विभिन्न दलितों के उत्थान के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई, ठीक है। और गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया, ठीक है। ये सारा सब पूना समझौते के बाद हुआ, ठीक है। पूना समझौता किन किन के मध्य, अंबेडकर और गांधी जी के मध्य। फिर बात करते हैं 1932 के तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 17 नवंबर को ये संपन्न हुआ, ठीक है। और इसमें भी कोई खास निर्णय नहीं निकला और तृतीय गोलमेज सम्मेलन की कांग्रेस ने बहिष्कार किया। एक जो तथ्य है, देखिए, जो गोलमेज सम्मेलन के बारे में, गोलमेज सम्मेलन 1930, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 30, 31 और 32, इस प्रकार से ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है। जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उनमें जो भाग लिया वो कौन था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। फिर बात करते हैं हम 1935, बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम आया, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये,
आगे जो भारत का संविधान निर्माण होगा उसमें ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें इसी की जो काफ़ी सारा पार्ट है इसी का संविधान में लिया गया है, ठीक है। जो मूल ढांचा है वो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही हमारे संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है। इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। इस प्रकार देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के इस अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा, ठीक है। और इसके बारे में कहा कि ये एक ऐसा मोटर कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत सारे हैं लेकिन इसका कोई इंजन नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की संज्ञा इस 1935 के अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी। राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा बताया, ठीक है। द्वैध शासन जो केंद्र और प्रांत में होता था उससे भी बुरा इस अधिनियम को बताया। फिर मोहम्मद अली जिन्ना इसके बारे में कहते हैं कि ये पूर्णतः सड़ा हुआ, पूर्ण रूप से बुरा तथा बिल्कुल अस्वीकार योग्य है, ठीक है। इस प्रकार का वाक्य इन सभी ने भारत सरकार अधिनियम के बारे में 1935 के बारे में कहा, ठीक है। फिर आते हैं 1937 पर। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए, मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इसमें कांग्रेस को बहुत भारी सफलता मिली और जो कांग्रेस के 5 प्रांत है, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, इनमें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। और एक बम्बई, इसमें भी कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। और फिर बाद में चलकर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं जो असम वाला प्रांत है, ठीक है, इनमें भी कांग्रेस की सरकार का गठन हो जाता है। इस प्रकार 8 प्रांतों में ये कांग्रेस की सरकार आ जाती है, ठीक है। फिर बात करते हैं 1939 की। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ठीक है। कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में एक अधिवेशन हुआ। उसमें अध्यक्ष पद के लिए एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए, एक तरफ गांधी जी का प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है, ये दोनों खड़े हुए अध्यक्ष पद के लिए। वहीं पर क्या होता है कि बॉस चुनाव जीत जाते हैं और अध्यक्ष बन जाते हैं। इस पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है और इस हार को, ठीक है, क्योंकि देखिए पट्टाभी सीतारामैया गांधी जी का खड़ा किया हुआ प्रतिनिधि था और गांधी जी इसको अपनी व्यक्तिगत हार मानते हैं और कहते हैं कि सीतारामैया की हार उनसे अधिक मेरी हार है। फिर बाद में क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के जो 15 सदस्य होते हैं उनमें से 12 सदस्य त्यागपत्र दे देते हैं। इसी के बाद, ठीक है, जो कांग्रेस होती है वो गांधी जी को सदस्य चुनने के लिए कहती है, लेकिन गांधी जी इसे पूर्णतः नकार देते हैं कि मैं कोई सदस्य नहीं चुनूंगा। इसी से आहत होकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। और फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। फिर बात करते हैं 1940 की। अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, कुछ प्रावधान लाए गए। अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था? उस समय का जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो, ये कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर देता है और 8 अगस्त 1940 को एक वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया, ठीक है। और इसमें कुछ प्रावधानों के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट और इस प्रकार के दर्जा देने की बात कही गई, लेकिन इसे अस्वीकार कर देती है कांग्रेस, ठीक है, ठुकरा देती है। फिर बाद में 1940 में ही मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, पाकिस्तान की मांग करता है, ठीक है। पाकिस्तान की मांग माफ़ कीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, देखिए पाकिस्तान की मांग शुरू होती है। देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं पाकिस्तान बनने की। जो 1930 में इकबाल, ठीक है, इकबाल नाम का एक मुसलमान होता है, उसने एक पृथक राज्य, मुस्लिमों के लिए एक पृथक राज्य होने का विचार रखा। 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र था चौधरी रहमत अली, उसने एक पर्चा जारी किया जिसका नाउ एंड नेवर बी टू लिव, और इसमें
चौधरी रहमत अली ने एक पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। ठीक है, पाकिस्तान जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। ठीक है, फिर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार आश्रम, ठीक है, पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और इसके जो प्रथम सत्याग्रही चुनते हैं गांधी जी वो विनोबा भावे, और द्वितीय जो सत्याग्रही चुनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से ये प्रथम और द्वितीय ये सत्याग्रही गांधी जी द्वारा चुने जाते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? 1940 में। फिर बात करते हैं 1942 की। क्रिप्स मिशन, ठीक है, भारत आता है। क्रिप्स मिशन में 19 मार्च 1942 में ये भारत आता है। इसमें कहा जाता है कि आप भारतीय हमारा साथ दीजिए, युद्ध के बाद में हम आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, आपके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे, आपको अपना संविधान बनाने की पूर्णतः छूट होगी। इस प्रकार के कुछ प्रावधान होते हैं जिसको गांधी जी और कांग्रेस नकार देती है, क्योंकि उस समय देखिए, उस समय युद्ध चल रहे होते हैं। ठीक है, उस समय युद्ध चल रहे होते हैं और उस युद्ध में जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसमें ब्रिटेन की हार की तरफ वो अग्रसर था। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, जो बैंक दिवालिया होने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो पोस्ट डेटेड चेक, इस प्रकार की संज्ञा क्रिप्स मिशन को गांधी जी द्वारा दी जाती है। ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक। फिर बात करते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। ये एक वर्धा बैठक हुई थी कांग्रेस की, उसमें इस प्रस्ताव को पारित किया गया और इसे ही अगस्त क्रांति के रूप में जाना गया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें नेहरू ने अगस्त भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, फिर इसे कुछ फेरबदल के साथ इसे लागू कर दिया गया और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, कि अब हम पूर्ण स्वराज, स्वतंत्रता के अलावा पूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट नहीं होने वाला, इस प्रकार का वाक्य गांधी जी ने इस सम्मेलन के भाषण में दिया था। ठीक है, फिर बात करते हैं 1943 की। 1943 में जो बॉस होते हैं सुभाष चंद्र बोस, उनको जो रास बिहारी बोस है, ठीक है, वो कमान सौंप देते हैं, सेनापति बना देते हैं। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का रास बिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बना दिया जाता है। ठीक है, सिंगापुर में। फिर 1943 में अंतरिम सरकार का गठन आज़ाद हिंद फौज के, ठीक है, जो सुभाष चंद्र बोस है वो अंतरिम सरकार का गठन कर लेते हैं और जो अंडमान निकोबार पार्ट है, ठीक है, अंडमान निकोबार पार्ट है, उसको स्वतंत्र घोषित करके उनका नाम चेंज कर देते हैं। अंडमान का नाम रख देते हैं शहीद द्वीप और निकोबार का नाम कर देते हैं स्वराज द्वीप। ठीक है, फिर बोस, देखिए बोस की मृत्यु 1945 में होती है फॉर्मोसा की विमान दुर्घटना में। ठीक है, 1944 को सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं। ठीक है, फिर 1945 में बेवेल योजना, ठीक है, बेवेल योजना आई जून में। ठीक है, 1945 जून में इस योजना के तहत इसमें कुछ बातें थी कि केंद्र में नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, और जो प्रतिरक्षा है उसको छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। इस प्रकार की कुछ बातें इसमें थी। ये कब प्रस्तुत हुई? 1945। ठीक है, इसकी सफलता के लिए, ठीक है, इसके लिए भारतीयों को मनाने के लिए एक शिमला में एक शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया जुलाई में। ये असफल हो जाता है। ठीक है, किसके कारण? जो जिन्ना होता है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, वो मुसलमान हितों को लेकर कुछ मांगे करता है कि जो वायसराय की कार्यकारिणी है उसमें सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग के ही होने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की मांग करता है जो इसका असफल होने का कारण बनती है। फिर बात करते हैं हम, भारत में चुनाव होते हैं 1945 में। ठीक है, इस चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता है
और मुस्लिम लीग को बहुत कम पार्ट का मतलब कुछ थोड़ी बहुत सीटें मिलती है, ठीक है। फिर 1946, देखिए 1946 में नौसेना का विद्रोह होता है फरवरी में। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है फरवरी में। बम्बई में तलवार जहाज पर ये शुरू होता है, ठीक है। जो जहाज के नाविक होते हैं वो नस्लवादी भेदभाव और ख़राब भोजन के कारण हड़ताल कर देते हैं, जो शीघ्र ही एक बड़े विद्रोह के रूप में जन्म ले लेता है और काफ़ी सारे भारत के पार्ट में फैल जाता है, ठीक है। और जिसको दमन करने के लिए ब्रिटिश जो सरकार है वो एडमिरल गॉडफ्रे को भेजती है। और इस सरकार के इस दमनात्मक रवैये को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने नौसेना के जो सैनिक होते हैं उनको समझा बुझाकर आत्मसमर्पण के लिए ये उनको मनाते हैं और इस प्रकार ये नौसेना का विद्रोह समाप्त हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। मार्च 1946 में ये भारत आया। सर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया है, ठीक है। 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा, दिल्ली। फिर इस कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। अध्यक्ष इसके स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, दूसरा पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों की अध्यक्षता में, तीनों की सदस्यता में ये कैबिनेट मिशन का निर्माण हुआ था। और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देशी रियासतों के राज्य सम्मिलित होंगे। इस प्रकार की कुछ बातें थी, ठीक है। ये कब आया था? मार्च 1946 में। कैबिनेट प्रस्ताव में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, लेकिन कांग्रेस संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव पर सहमत हो गई, लेकिन उसने अंतरिम सरकार के गठन करने संबंधित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग को असंगत प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग को असंगत प्रतिनिधित्व देने के कारण अंतरिम सरकार के गठन से ये नकार देती है कांग्रेस कैबिनेट मिशन को, ठीक है। जून में ये वापस चला जाता है। फिर 29 जुलाई 1946 को जो मुस्लिम लीग है वो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर देती है और सीधी कार्रवाई दिवस, ठीक है, सीधी कार्रवाई शुरू की। तो मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग ने क्या किया? सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त को ये मनाया गया, ठीक है, शुरुआत की सीधी कार्रवाई दिवस की। इस लीग की इस कार्रवाई का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाने तथा यह सिद्ध करना है कि हिंदू और मुस्लिम अब एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। पूरा और पूरा किसके लिए किया गया? पाकिस्तान के निर्माण के लिए ये सीधी कार्रवाई दिवस का ये खेल खेला गया। सांप्रदायिक दंगे हुए, बहुत सारे लोग घायल हुए। नोखाली वो जगह है जहाँ पर 6000 लोग मारे गए, 2000 घायल हुए। शांति की स्थापना के लिए महात्मा गांधी ने नोखाली कूच किया और इस बात पर जो लॉर्ड माउंटबेटन है उस समय के वायसराय, उन्होंने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी, ठीक है, इस नाम से संबोधित किया, ठीक है। कब? 1946 में 1 मैन बाउंड्री फोर्स। किसको? गांधी जी को। किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। फिर बात करते हैं अंतरिम सरकार की, ठीक है। अंतरिम सरकार का गठन किया गया सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें कुल 12 सदस्यों की एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें पहले मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। और जो पहले के जो सदस्य बनाए थे उनमें से कुछ सदस्यों को बाहर होना पड़ा और मुस्लिम लीग के सदस्यों को वहाँ पर जगह दे दी गई। इस प्रकार से मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों को मिलाकर कुल जो सदस्य हुए अंतरिम सरकार में वो हुए 14, ठीक है। इस अंतरिम सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष या उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग के
असहयोग एवं सरकार का काम में बाधा डालने के कारण, ठीक है, जो मुस्लिम लीग है वो सहयोग नहीं असहयोग कर रही थी, और इसी के कारण जो जो भी काम करते थे उसमें मुस्लिम लीग बाधा डालती थी। इसी कारण अंतरिम सरकार का ये जो पूरा गठन है वो बेकार साबित हुआ और इसे रद्द कर दिया गया, ठीक है। फिर बाद में संविधान सभा का गठन किया गया दिसंबर 1946 को, ठीक है। इस सभा में, इस संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो दिल्ली में आयोजित होती है, जिसके जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है, ठीक है। और इस सभा की, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो होती है दिल्ली में। उसका जो आयोजन होता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्थायी अध्यक्ष के रूप में इसका आयोजन होता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। संविधान सभा अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी सदस्य किसे मान लिया? राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को। इस प्रकार से ये दो अध्यक्ष अस्थायी और स्थायी के रूप में हमें देखने को मिलेंगे। संविधान सभा में पूछ लिया जाता है सबसे पहले कौन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, फिर स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है। 13 दिसंबर को, माफ़ कीजिएगा, ये 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसको 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ये पारित कर दिया गया। फिर 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनती है 1947 को, ठीक है, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो चुने जाते हैं भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर। इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर बात करते हैं हम 1947 पर आ जाते हैं। 1947 में क्या होता है? 1947 में एटली की घोषणा होती है। एटली की घोषणा में होता है कि जो भारत है वो भारतीयों को स्वतंत्र करके जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगा, ठीक है। और फिर माउंटबेटन, जो लॉर्ड वेवेल है वाइसराय, उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया। लॉर्ड वेवेल ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में एक ब्रेक डाउन प्लान दिया था, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को 31 मार्च 1947 तक भारत छोड़ने का सुझाव दिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं हम माउंटबेटन योजना की, जो कि जून 1947 में हमें देखने को मिली। उसमें क्या हुआ कि जो माउंटबेटन आया उसने पहले गांधी जी से विचार विमर्श किया, मुलाकात की, ठीक है, फिर मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की, और इन सब से बातें करके, ठीक है, इन सब से बातें करके और जो निर्णय निकाला वो ये निर्णय निकाला कि इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कि अब भारत के है जो टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है, भारत को बांट दिया जाए, मतलब पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाए, तभी सारा सब सही होगा, ठीक है। कुल मिला के एक ही मुद्दा था पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाने का, ठीक है। इसी पर मुस्लिम लीग सहमत हो रही थी। तो माउंटबेटन की योजना में, ठीक है, ये था कि भारत को दो हिस्सों में बांटेंगे, भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में, और सभी लोगों से कह दिया जाएगा जो जहाँ पर रहना चाहता है वो अपनी मर्जी से रह सकता है, ठीक है। स्थानांतरण इधर का उधर और उधर का इधर, इस प्रकार से उनको लोगों को ये बताया गया, ठीक है। उनको इच्छानुसार रहने के लिए कहा गया कि आप कहीं भी रह सकते हैं। फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना है, ठीक है, वो जून में आई। फिर बात करते हैं हम, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, 1947 के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को दो डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया।
पाकिस्तान में शामिल होने वाले प्रदेशों को छोड़कर शेष भाग भारतीय अधिराज्य में सम्मिलित होंगे। इन दोनों अधिराज्यों, ठीक है, जो भारत पाकिस्तान है, इनकी जो सीमा है उनका निर्धारण सीमा आयोग करेगा, जिसके जो अध्यक्ष है वो रेड क्लिफ होंगे। ठीक है, इस प्रकार रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक रेड क्लिफ रेखा खींची जाती है भारत पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, सर रेड क्लिफ पे बात करते हैं। अगला इसी के तहत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, आज़ाद पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल बनाया गया वो मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को। और जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो बने लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली। इस प्रकार से ये पाकिस्तान अलग हो गया। और फिर 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू और सभी ने स्वतंत्रता के उस दिवस के बारे में कहा कि आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जागकर जीवन की स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इतिहास में बहुत कम ही वह क्षण आता है जब हम पुरातन युग से नूतन युग में प्रवेश करते हैं। इस पवित्र अवसर पर हम भारत व उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। इस प्रकार का जो वाक्य कहा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और इस प्रकार जो संविधान सभा है उसने जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसको स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया। 15 अगस्त 1947 को सुबह जवाहरलाल नेहरू है उनको भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। और इस प्रकार से भारत स्वतंत्र हो गया। तो ये हमारी स्वतंत्रता की यात्रा समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें याद करने वाली बातें, देखिए डेट्स आप याद मत रखिए। ठीक है, डेट और मंथ जैसे कि 18 मार्च है, 18 और मार्च ऐसे याद रखने की आवश्यकता है नहीं। आप सिर्फ इतना सा ध्यान में रखिए 1885 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी डिटेल आप ध्यान में रखिए। 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, ये 16 अक्टूबर की याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है डेट याद रखने की, तो वो है यहाँ पर। ठीक है, 1919 में, ये 1919 में ये 3-4 घटनाएं जहाँ पर हो रही है एक ही सन में। ठीक है, 1919 में एक ही सन में जहाँ पर 3-4 घटनाएं हो वहाँ पर डेट याद रखने की आवश्यकता है। तो जैसे यहाँ पर है, और दूसरी है यहाँ पर 1946। ठीक है, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, सीधी कार्रवाई दिवस, अंतरिम सरकार की गठन, संविधान सभा का गठन, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। फिर उद्देश्य प्रस्ताव पारित तो 1947 में किया गया था। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारूप समिति का गठन होता है, वो भी तभी होता है। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन 1947 में होता है। तो 1946 में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है, 1, 2 या 3 जितनी भी घटनाएं हो वहाँ पर डेट आप याद में रखिए। बाकी तो आप ऐसे क्रमवार जो 1946 है, 47 है, 48 है, उनमें क्या हुआ, इस प्रकार आप डिटेल से याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये सिर्फ कहानी बताइए कि किस डेट में क्या हुआ है। आप सिर्फ जो यहाँ पर लिखा हुआ है उनको ही आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इतना डीपली जो हमने डिस्कस किया है उतना नहीं पूछते हैं, सीधा सीधा पूछेंगे कांग्रेस की स्थापना कब, कहाँ, कैसे हुई, किसने की, प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन के बारे में, जो वीडियो नंबर 17 में अधिवेशनों के बारे में, वहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर, वायसराय, गृह सचिव, इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं, सीधे सीधे बनेंगे। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इनको ही ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार हमारी स्वतंत्रता की यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाती है और ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा पार्ट भी पूरा हो जाता है। इस प्रकार जो भारतीय इतिहास है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो की जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि हम है ना, ठीक है, हम है ना इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, शुभ रात्रि।